हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग घटना चक्र इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये जो कि एलटी ग्रेड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसमें मौर्य काल को देखने वाले हैं। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं मौर्य काल से क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। तो वह कौन सी नदी थी? तो वो ब्यास नदी थी। ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ब्यास नदी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सिकंदर जो कि ये मकदूनिया का शासक था, यह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर सिकंदर ने बलख यानी कि बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदकुश पर्वत को पार करके 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत की भूमि पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पैरव राजा पोरस ने किया था। पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध हुआ था, जिसमें से पोरस की हार हुई, पर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर के उसके राज्य को वापस कर दिया और उसे मित्रता कर ली। विजय अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिम किनारे पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस घटना के पश्चात सिकंदर अपने विजय अभियान को रोक करके विजित भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंप करके वापस लौट गया। वह भारत में लगभग 9 माह रहा और 323 ईस्वी में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। तो 323 ईस्वी में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें दिया गया है उत्तरापथ। उत्तरापथ की जो कि ये तक्षशिला सही है। उत्तरापथ का दक्षिणापथ की राजधानी क्या है? तो दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है। सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी है। मध्य देश की राजधानी क्या है? तो पाटलिपुत्र, ये जो कि मध्य देश की राजधानी है, पहला सही है। कलिंग की राजधानी तोसली है, तो दूसरा सही है। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, यानी कि ए का इसमें चौथा सही है, बी का तीसरा है, सी का इसमें पहला सही है और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी है, मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र है और कलिंग की राजधानी तोसली है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी। तो स्थानिक एक प्रशासनिक जो इकाई थी, यह 800 ग्रामों की थी। 800 ग्रामों की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 800 ग्रामों की। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानिक एक प्रशासनिक इकाई थी जो 800 ग्रामों का एक समूह था। स्थानीय जिले के नीचे की इकाई थी। स्थानीय के नीचे दो द्रोणमुख, यानी कि प्रत्येक के अधीन 400 ग्राम होते थे। द्रोणमुख के नीचे खारवाटक यानी कि 200 ग्रामों का समूह होता था। इसके नीचे संग्रहण यानी कि 10 ग्रामों का समूह होता था एवं संग्रहण के नीचे प्रशासन की सबसे अंतिम इकाई ग्राम होती थी। तो सबसे अंतिम इकाई कौन सा होता था? तो ग्राम होता था। ये जो ये दिया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसमें जिला आएगा, जिला के बाद स्थानीय आएगा, फिर उसके बाद द्रोण आएगा, फिर उसके बाद खारवाटक आएगा, फिर उसके बाद संग्रहण आएगा, फिर उसके बाद ग्राम आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सही क्रम के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें पदाधिकारी दिया गया है और सूची सेकंड में विभाग दिया गया है। इसको सही सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले अकड़ा अध्यक्ष। अकड़ा अध्यक्ष ये जो कि खनिज विभाग का अध्यक्ष होता था, तीसरा सही है। कुप्याध्यक्ष ये जो कि वन संपदा का अध्यक्ष होता था, दूसरा सही है। पर्याध्यक्ष ये जो कि वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, पर्याध्यक्ष पहला सही है। पौतवा अध्यक्ष ये माप तौल विभाग का अध्यक्ष होता है, पौतवा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें तीसरा सही है, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो डी का इसमें चौथा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि
अखाड़ा अध्यक्ष ये जो कि खनिज विभाग का अध्यक्ष होता था, कुप्याध्यक्ष ये वन संपदा का अध्यक्ष होता था, पर्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, पौतवा अध्यक्ष ये मापतौल विभाग का अध्यक्ष होता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसीय कबीले की बात करता है? ये कौन सा करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा महापरिनिब्बु सुत। महापरिनिब्बन सुत ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया तथा उनके शरीर धातु के 8 भाग कर प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के 8 दावेदार के नाम मिलते हैं, जिसमें से पिपलावन के मौर्य हैं नामक गैर राजसी कबीला का शामिल है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों कारिंदों के कुशासन के विरुद्ध हुए ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? तो ये कौन सा ग्रंथ है? तो इस ग्रंथ का नाम है दिव्योदान। दिव्योदान है ऑप्शन नंबर 80 वाला राइट आंसर होगा दिव्योदान। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिव्योदान अर्थात दिव्य कथाएं जो कि बौद्ध कथाओं का ग्रंथ है। इसकी आधी कथाएं विनय पिटक से तथा बाकी कथाएं सूत्र अलंकार से संग्रहित की गई है। इसमें मौर्यकालीन मंत्रियों कारिंदों यानी कि दृष्टिमात्यों के कुशासन के विरुद्ध हुए असंतोष के बारे में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसग दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? तो ये कार्टियस है। कार्टियस है ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कार्टियस। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूनानी इतिहासकार कार्टियस ने सिकंदर के आक्रमण के समय मैगस दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध झेलम यानी कि वितस्ता नदी के तट पर हुआ था, जिसमें पोरस पराजित हुआ था। इस युद्ध के पश्चात सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। तो सिकंदर के द्वारा वह 2 नगर कौन-कौन से था? पहला नगर था रण क्षेत्र में ही विजय के उपलक्ष्य में बसाया गया, जिसका नाम निकैया यानी कि विजयनगर रखा गया, और दूसरा का नाम नगर यानी कि झेलम नदी के दूसरे तट पर बसाया गया, जहां सिकंदर का प्रिय घोड़ा, इसके घोड़े का नाम क्या है? बुकेफाला। बुकेफाला है इसके घोड़े का नाम, मारा गया। घोड़े के नाम पर इस नगर का नाम बाऊ केफला रखा था। क्या नाम रखा था? बाऊ केफला। इस घोड़े के नाम पे बाऊ केफला नाम रखा गया था दूसरा नगर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो कौन सा स्रोत है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? ये दिव्योदान। दिव्यादान ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति माना गया है। मुद्रा राक्षस में उसे वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। जैन ग्रंथों में भी उसे क्षत्रिय बताया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 30 सदस्य थे इसमें। सदस्यों की संख्या 30 थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा प्रशासित था, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 थी। पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पाँच पाँच सदस्यों वाली 6 समितियां होती थी। मेगास्थनीज ने नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई एस्टिनोमोई कहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि मंडल सिद्धांत में विजिगीषु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी है। तो ये परसिड़ ग्राह का दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पारसिड़ ग्राह का दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मंडल सिद्धांत में विजिगीषु के पड़ोसी राज्य के कौटिल्य ने पारसिड़ ग्राह की संज्ञा दी है। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु राजा का सीमावर्ती राज्य उसका शत्रु होता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मंडल सिद्धांत राज्य के विस्तार से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासनकाल में तनसुली से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो कौन से शासनकाल में? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा 5वें शासनकाल में। 5वें शासनकाल में ऑप्शन नंबर इसका
ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 5वें शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13वें वर्ष तक के शासनकाल की घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। अभिलेख के अनुसार खारवेल अपने शासनकाल के 5वें वर्ष तनसुली से एक नहर जाल को अपनी राजधानी ले गया। इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंदराज महापदम नंद के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। तो पुष्यगुप्त वैश्य कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। उसने वहां सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। तो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 के इसमें राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटेन साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? तो ये देवी चंद्रगुप्तम है। देवी चंद्रगुप्तम है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि मौर्य के इतिहास पे प्रकाश नहीं डालता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पूर्व रामगुप्त शासक के रूप में वर्णित किया गया है। यह ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है, जबकि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेगास्थनीज का इंडिका मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी एवं सोमदेवकृत कथा सारित्य सागर से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में गणिका या वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। तो रूपा जीवा ये कौन होती थी? ये वैश्या होती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? तो कौन सा स्रोत है जो कि मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा बौद्ध जैन ग्रंथ है, जो कि सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से भी मिलता है। अशोक के शिलालेख से भी मिलता है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्राह्मण साहित्य में पुराण कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस कथा सारित सागर सोमदेव बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र महाभाष्य पतंजलि आदि की जानकारी मिलती है। फिर बौद्ध ग्रंथों में दीप दीपवंश महावंश महाटी वंश टीका महाबोधि वंश दिव्योदान आदि प्रमुख है। जो जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है। इसके अतिरिक्त मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्व अशोक के लेखों का है। अशोक के लेख लगभग 40 अभिलेख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में प्रकाश में आ चुके हैं। इस प्रकार साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातात्विक ये तीन ही साक्ष्य मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान सामग्रियां सुलभ करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? ये मुद्रा राक्षस में ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विशाख दत्त की कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी। इसके विषय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने विस्तृत विवरण दिया है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा मथुरा थी। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इसे तीर्थ राज यानी कि तीर्थों का राजा भी कहा जाता था। यहाँ गंगा, यमुना तथा सरस्वती ये जो कि गुप्त काल का संगम है, जहाँ से प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। फिर उसके बाद आता है कि वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र शहर माना जाता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम हेलेना था। हेलेना, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। हेलेन कहा जाता है या हेलेना कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध 305 से 304 ईसा पूर्व हुआ था। इसमें से सेल्यूकस की पराजय हुई थी। 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। वैवाहिक संबंध के विस्तृत उल्लेख एपियानस स्ट्रेबो करता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य एरिया यानी कि हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी कि मकरान और पेरिसनिसदाई यानी कि काबुल प्रदान किया था। फिर उसके बाद आता है कि दिव्योदान में अशोक के 2 भाइयों के नाम सुसीम और विगताशोक मिलता है। तो सुसीम और विगताशोक मिलता है। ये 2 भाई थे अशोक के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की जो संघर्ष हुआ था वो किस तिथि को हुआ था? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था संघर्ष 305 305 ईसा पूर्व में हुआ था। 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें 200 दिया गया है, इसलिए इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी। तो किसमें थी चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों जैन धर्म में था। जैन धर्म था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म में श्रद्धा थी। अपने जीवन के अंतिम समय यानी कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के श्रवणबेलगोला यानी कि ये कहाँ पे पड़ता है श्रवणबेलगोला? ये मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने शरीर को त्याग दिया था। इसी को संलेखना विधि भी कहा जाता है, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर तथा मुरनानूर में तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। जैन एवं यूनानी स्रोतों से यह प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त पहले पंजाब को यूनानियों से मुक्त करवाया था। तो चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब को यूनानियों से मुक्त करवाया था। फिर उसके बाद आता है कि एस्ट्रेबो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच के वैवाहिक संबंध को स्थापित होने तथा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। तो महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ये स्ट्रेबो के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जैन लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ करके जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर के 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इसी को संलेखना विधि कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिंबिसार जो कि ये हर्यक वंश से संबंधित है, इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था।
वर्धन वंश का महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन था। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विलियम जोन्स ने पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि यूनानी विवरणों में अधोलिखित में से किसको सेंड्रोकोटस नाम दिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो इनको सेंड्रोकोटस कहा गया है, सेंड्रोकोटस कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था? तो उसका नाम भद्रबाहु था। भद्रबाहु था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, भद्रबाहु। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर लगभग 298 ईसा पूर्व में जैन विधि यानी कि संलेखना पद्धति या उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्यागा था। फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने वाले के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा से सहायता ली थी। चतुर्थ स्तंभ लेख से पता चलता है कि मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिनों की मोहलत दी थी। 3 दिनों की मोहलत दी थी। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक होता था जिसका मुख्य कार्य नगर की सफाई एवं सुरक्षा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्रवण बेलगोला स्थित है। तो श्रवण बेलगोला ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है श्रवण बेलगोला। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कर्नाटक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और क्या था? डायनोसियस। डायनोसियस ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, डायनोसियस। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूनानी शासक सेल्युकस का राजदूत मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। फिर उसके बाद इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फ्लिकार्क्स फ्लिकर्स ने सेंड्रोकोप्टस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में आया था? ये बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डायनोसियस नामक राजदूत को मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्र चेटस या अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है। ये कौन कहे हैं? तो यूनानी लेखक ये बिंदुसार के बारे में कहा गया है। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार जो कि ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बिंदुसार। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो ये डायनोसियस था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, डायनोसियस। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डायनोसियस नामक राजदूत को मिस्र के शासक
टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। इसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अजातशत्रु जो कि ये 492 से 460 ईसा पूर्व, जो कि कुड़िक के नाम से जाना जाता था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नित्तूर एवं उदयगोलम के अभिलेखों से मिलता है। कनकलहल्ली कनकलहल्ली जो कि ये लेखों से भी राज्य या राजाओं के नाम अशोक मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि किसका विदेशी वृत्तांत मौर्यकाल की जानकारी देता है? ये मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज का ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, मेगास्थनीज का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस आंचल पर शासन भार दिया गया था वह कौन सा था? तो वह था तक्षशिला और उज्जैनी। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिव्योदान से पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती या उज्जैन का उपराजा यानी कि वायसराय था। पहला विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुआ था तथा उसने अशोक का कुमारामात्य बना करके वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। तक्षशिला वासियों ने कहा कि न तो हम राजकुमार के विरोधी हैं और न राजा बिंदुसार के, किंतु दृष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत कर दिया बल्कि तक्षशिला की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। उसने अशोक को दूसरी बार तक्षशिला और फिर उज्जैन में भेजा था। वह बहुत अच्छा प्रशासक सिद्ध हुआ। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अशोक के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने पुत्र कुणाल को भेजा था। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की दो पुत्रियों का, इसमें संघमित्रा तथा चारुमती का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में अशोक के दो पुत्र कुणाल एवं महेंद्र का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवानाम्पीय उपाधि का प्रयोग किया था? ये दशरथ दशरथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, दशरथ। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ के विषय में पुरातात्विक प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर अजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई थी। इन गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए लेखों से ज्ञात होता है कि वह अशोक की ही तरह देवनापीय की उपाधि धारण किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है? ये जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के शिलालेख यानी कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था, किंतु उन्हें लेखों के देवनाम्पीय की पहचान सिंहल के राजा तिस्य से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। 1915 में मास्की यानी कि कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक के नाम भी पढ़ लिया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था? ये 1837 में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? ये कौटिल्य के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कौटिल्य के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौटिल्य ने राज्य की 7 तत्वों में निर्मित माना है। इन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है।
ये तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें राजा आते हैं, अमात्य आते हैं, जनपद आता है, दुर्ग आता है, कोष सेना आता है और मित्र आता है। अमात्य जो कि ये योग्य अधिकारियों का समूह होता था जिसमें राज्य की विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजसी रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में कामनंदक ने अपनी नीतिसार में संकलित किया है। नारद स्मृति में नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमाई कौन थे? तो अग्रोनोमोई कौन होते थे? क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा अग्रोनोमोई, ये जो कि ग्रामीण अधिकारी होते थे। क्या होते थे अग्रोनोमोई? अग्रोनोमोई को ग्रामीण अधिकारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा ग्रामीण अधिकारी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई जो कि ये ग्रामीण अधिकारी थे, यह अधिकारी नदियों की देखभाल तथा भूमियों की नाप जोख, जलाशयों का निरीक्षण और नहरों की देखभाल करते थे ताकि सभी लोगों को पानी ठीक से मिल सके। यह अधिकारी शिकारियों पर भी नियंत्रण रखता था और उनको लोगों को पुरस्कृत और दंड देने का अधिकारी था। वह कर वसूलता था और भूमि के स्वामित्व संबंधित मामलों का भी निरीक्षण करता था। सार्वजनिक सड़कों का निर्माण और 10-10 स्टेडिया की दूरी पर स्तंभ लगाने के काम का निरीक्षण भी यही अधिकारी के द्वारा किया जाता था। इसकी पहचान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष और अशोक के शिलालेख में वर्णित रज्जुक से की जाती है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि मेगास्थनीज ने नगर प्रमुख अधिकारी के रूप में एंड्रो एस्ट्रोनोमोई का उल्लेख किया है। तो मेगास्थनीज ने जो कि नगर प्रमुख का अधिकारी कौन होता था? एस्ट्रोनोमोई होता था। मौर्य प्रशासन में गोपा जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी होता था। तो गोपा कौन होता था? जिला और ग्राम के बीच का अधिकारी होता था। यह भूराजस्व संबंधित तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। स्थानिक जिले व ग्राम के बीच का मुखिया मुख्य अधिकारी होता था जो कि ग्रामों से भूराजस्व वसूलने का कार्य करता था। कौन? स्थानिक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि मेगास्थनीज के लेखक में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन होते थे? ये जिले के अधिकारी होते थे। एग्रोनोमोई कौन होते थे? जिले के अधिकारी होते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था? तो अंत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जो कि ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का पुरोहित एवं प्रधानमंत्री था। अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक था। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल 78 से 105 ईसा पूर्व में था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अकारा अध्यक्ष कहा जाता था। खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अकारा अध्यक्ष के नाम से इसको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य काल में खानों के अध्यक्ष को अकारा अध्यक्ष कहा जाता था। संभवतः इन अध्यक्षतों को ही मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। फिर उसके बाद इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि लक्षणाध्यक्ष छापे खाना ये जो कि टकसाल का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष यह राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? लक्षणा अध्यक्ष होता था। लोहा अध्यक्ष ये जो कि धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। सुना अध्यक्ष ये बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था। सुना अध्यक्ष। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी गया था? ये 20वें वर्ष में गए थे लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 20वें वर्ष। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अपने शासनकाल के 20वें वर्ष मौर्य सम्राट के अशोक बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी ग्राम गया था। वहां शिला स्तंभ स्थापित करवाया। चूंकि वहां बुद्ध का जन्म हुआ था अतः वहां का कर घटा करके 1/8 कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो वह रुम्मनदेई स्तंभ लेख में। रुम्मनदेई स्तंभ लेख में करारोपण का बात किया है अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां
एक शिला स्तंभ में यानी कि रुमनदेही स्तंभ लेख में स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण रुमनी ग्राम की धार्मिक कर माफ कर दिया तथा भूराजस्व 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी? इसमें ब्राह्मणी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक लिपि थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ब्राह्मणी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक लिपि, ये जो कि अशोक के लिपि अभिलेखों में प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, आरमाइक, ग्रीक लिपियों का प्रयोग किया गया था। भारत के मुख्य क्षेत्र में प्राप्त अशोक के अभिलेख जहां ब्राह्मणी लिपि में है, वहीं उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र और बाहर से प्राप्त अभिलेख अन्य लिपियों में पाए गए हैं। अशोक का शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ये ब्राह्मणी लिपि में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की इंडिका है। इंडिका किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजा दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ देखा सुना उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि इंडिका का लेखक कौन था? तो ये मेगास्थनीज है इंडिका का लेखक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? तो ये मेगास्थनीज कौन था? क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। राजदूत था मेगास्थनीज। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? ये टेम्पथेलर के द्वारा टेम्पेथेलर के द्वारा पता लगाया गया था। और सबसे पहले पढ़ा किसके द्वारा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ का पता टेम्पेथेलर के द्वारा लगाया गया था। यह अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। फिर उसके बाद आता है कि प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? ये जो कि 15 अधिकरण में था अर्थशास्त्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण यानी कि भाग 180 प्रकरण, उपभाग एवं 6000 श्लोक। यह ग्रंथ अन्य पुरुषों की शैली में लिखा गया था। इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कि कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अनुसार जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण था। स्ट्रेबो ने जहाज रानी पर राज्य के नियंत्रण की बात कही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किस विषय वस्तु है? ये राज्य एवं शासन नीति पे है। राज्य एवं शासन नीति पे है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि अर्थशास्त्र पुस्तक है तो ये राजनीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा था? तो धर्मस्थी कहा था। धर्मस्थ न्यायालय कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है धर्मस्थीय कहा था। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में दीवानी न्यायालयों तथा उनके संगठन एवं कार्यों का विवेचन है। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता था। इनके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी। तो कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन क्या था? ये फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी न्यायालय था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय दो प्रकार के होते थे। एक धर्मस्थीय होता था और एक कंटक शोधक होता था। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय होता था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। तो प्रतिष्ठा क्या होता था? ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक ये जो कि दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है कि जो अमात्य यानी कि धर्मोपदाश शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? ये प्रदेष्टा के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीयों के समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ है? ये 7 वर्गों में बांटा था। 7 वर्गों में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो कि इस प्रकार है। पहला है दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठवां निरीक्षक और सातवां मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उनके अनुसार मौर्यकाल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही अपने से भिन्न पेशा को अपना सकता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी? ये मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से द्वितीय वर्ग क्या था? ये कृषक द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, कृषक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो ये अशोक के शिलालेख। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अशोक के शिलालेख। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक जो कि प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक के अभिलेखों को प्रथम मूर्ति साक्ष्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से किसने अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था? ये उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव से वह रूपरेण बौद्ध बन गया। दिव्योदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा करने के श्रेय उपगुप्त को नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। अशोक के अभिलेख बौद्ध परंपराओं के विपरीत उसके बौद्ध होने के संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में, जिसमें कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया गया है, यह घोषणा करता है कि इसके बाद देवताओं का प्रिय धम्म की सोतसाह परिरक्षा, सोतसाह अभिलाषा एवं सोतसाह शिक्षा करता है। कलिंग युद्ध के उसके अभिषेक के 8वें वर्ष की घटना है। कहा जाता है कि इस वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक के अभिलेखों के आधार पर इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय विभिन्न स्रोतों के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को माना गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? ये द्वितीय स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, द्वितीय स्तंभ लेख में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के धम्म का सार द्वितीय स्तंभलेख में मिलता है। अपने दूसरे स्तंभलेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है, कियम चू धम्मे धम्म क्या है? इसका उत्तर वह स्वयं देता है कि अपासानी बहुकयाने दयादाने सचेते 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 सुचेते माधवे साधवे च
अर्थात पाप से दूर रहना, अत्यधिक कल्याण करना, दया, दान, सत्यता, पवित्रता, मृदुता और साधुता को अपनाना, ये अशोक के द्वारा कहा गया है। अन्य तथ्य में कहा गया है कि पाप क्या है, इसके बारे में अशोक ने अपने तृतीय स्तंभ लेख में बताता है कि 5वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मैं अपने राज्य के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया है। स्तंभ लेख में मुख्यतः धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्करण किया गया है? तो ये लौरिया नंदनगढ़ पे ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से प्राप्त स्तंभ अभिलेख में मोर का चित्र वर्णित किया गया है, जो कि मोरी या मौर्य वंश को इंगित करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? ये सभी के साथ समान व्यवहार ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अपास शिवाने बहुकयाने दयादाने सचेते सुचेय माददे साध्वे च, अर्थात अल्प पाप है अत्यधिक कल्याण यानी कि बहुकयाने, अत्यधिक कल्याण बहुकयाने है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता यानी कि सोचचे, मृदुल यानी कि माधवे, साधुता यानी कि साधवे है। ये सभी अशोक के धम्म के सैद्धांतिक पक्ष रहे हैं, जिसके व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। अशोक की धार्मिक तथा शांतिवादी नीति की यह कह करके आलोचना की गई है कि उसने मगध साम्राज्य की सैनिक शक्ति को कुंठित कर दिया जिससे अंततः उसका पतन हुआ। अशोक ने शांतिवादी नीति का इसलिए अनुसरण किया, उसके साम्राज्य में पूर्ण रूपेण शांति और समर्थता का वातावरण व्याप्त था तथा उसकी बाह्य सीमाएं भी पूर्णतः सुरक्षित थी। सीमांत एवं जंगली जातियों को वह जिन कड़े शब्दों में अपनी शक्ति का स्मरण दिलाते हुए चेतना दी है कि उसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वह साधारण जनता एवं जंगली एवं सीमांती आक्रमणकारियों के प्रति उसने सम्मान व्यवहार की नीति नहीं अपनाई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो ये स्तंभ है ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा स्तंभ है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्यकालीन का कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुआ पत्थरों से ये स्तंभ बनवाए गए हैं। यहाँ एकाश्म पत्थरों यानी कि एक ही पत्थर से बने हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। मौर्यकालीन राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्तूप, गुफाएं एवं स्तंभ आते थे। चीनी यात्री फायान यानी गुप्तकालीन ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राज प्रसाद देवताओं के द्वारा निर्मित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? ये अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धम्म केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं, अपितु एक नैतिक कानून, एक सामान्य आचरण संहिता, एक नैतिक व्यवस्था है जो कि सभी धर्मों को एक समान मिलन स्थल है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण है। फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अशोक के द्वितीय स्तंभलेख से धम्म के बारे में जानकारी मिलता है। अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है तथा इसमें कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्ध हो, क्योंकि सबका मूलवाड़ी संयम ही है। हमें सभी धर्मों का यानी कि सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए। अशोक ने धम्म के जिन गुणों का निर्देश किया है वे दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में उसी प्रकार देखी जा सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है
कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता था, इन्हें धर्म महामात्र कहा जाता था। धर्म महामात्र ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिन्हें धर्म महामात्र कहा जाता था। अशोक यानी कि अशोक के 5वें अभिलेख में ये मिलता है इसका उल्लेख। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसे न्यायिक एवं राजस्व संबंधित अधिकार था। अमात्य ये जो कि योग्य अधिकारी का समूह था, इन्हीं से मंत्रिण या मंत्रिपरिषद तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष होते थे? ये कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। कृषि विभाग के ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सीता अध्यक्ष जो कि राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था, इसे सेतुबंद कहा गया है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अर्थशास्त्र में धन की फसल को सबसे उत्तम एवं गन्ने की फसल सबसे निकृष्ट बताया है, तो धान की फसल सबसे उत्तम बताया गया है और गन्ने की फसल सबसे निष्कृष्ट बताया गया है। फिर उसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र से पता चलता है कि काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। कौटिल्य ने चीन पट्ट का भी उल्लेख किया है। मौर्यकाल का सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भड़ौच या भृगुकच्छ था। पश्चिमी तट पर ही सोपारा यानी कि महाराष्ट्र बंदरगाह भी था। पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति या तामलुक यानी कि पश्चिम बंगाल में था ये। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि मौर्यकाल में सीता कर लगाया गया था। ये राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण गांव की कृषि भूमि पर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्यकाल में सीता कर जो कि राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण कर था, जो गांव की कृषि भूमि पर लगाया जाता था। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है, तो ये प्राकृत भाषा से है। प्राकृत भाषा से है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, प्राकृत भाषा से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत भाषा में रूपांतरण है। अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख से धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में इसमें दिए गए हैं कि डी आर भंडारकर महोदय ने अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म से कहे हैं, बौद्ध धर्म कहे हैं। रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धम्म उनकी निजी कल्पना थी, जो उसने प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बताई गई है। बौद्ध ग्रंथ महायान के अनुसार धर्म प्रचार के लिए अशोक ने कई देशों का धर्म प्रचार के लिए भेजा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाइए। आपको इसमें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ये घटनाएं दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा दोस्तों कलिंग युद्ध आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? कलिंग युद्ध आएगा। फिर कलिंग युद्ध के बाद इसमें अशोक की मृत्यु आएगी, ये दूसरे नंबर पे आएगा अशोक की मृत्यु। फिर उसके बाद आएगा कनिष्क का राज्याभिषेक, ये तीसरे नंबर पे आएगा कनिष्क का राज्याभिषेक। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल आएगा, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका जो सही क्रम होगा, इसका सही क्रम होगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में, कनिष्क के राज्याभिषेक के 78 ईस्वी में तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 375 से 415 ईसा पूर्व तक था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अशोक के दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि चोल, चेर, पांड्य तथा सतीय पुत्र उसके राज्य की सीमा से बाहर थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा था, यहाँ तक कि अंग्रेजों का भी क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था। फिर उसके बाद आता है कि सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त तथा अशोक के समय तुषाक यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? ये पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पुष्यगुप्त।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त था तथा अशोक के समय में तुषाक था यहाँ का प्रशासक था। सुदर्शन झील जो कि ये गिरनार गुजरात में स्थित है, इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य के अंग नहीं था? ये केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ए और बी इसमें, जो कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य तरंगड़ी से पता चलता है कि कश्मीर मौर्य साम्राज्य का अंग था, जहां अशोक ने श्रीनगर नामक नगर बसाया था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से पता चलता है कि चोल, चेर, पांड्य तथा सतीय पुत्र उसके राज्य की सीमा से बाहर थे, अतः केरल तथा तमिलनाडु मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ये तमिलनाडु जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजनैतिक तौर पर समस्त भारत की एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर रहा होगा। रुद्रमान रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिम भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य के विस्तार पश्चिम हिंद कुश पर्वत से पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है कि दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? ये तमिलनाडु, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि मौर्य शासन प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? तो समाहर्ता था, समाहर्ता अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, समाहर्ता। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समाहर्ता जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का विवरण रखना और वार्षिक बजट तैयार करना होता था। फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि सन्निधाता जो कि ये राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी यानी कि कोषाध्यक्ष होता था। स्थानिक ये ग्रामों से भू राजस्व इकट्ठा करता था, जबकि उसे लिखने का कार्य गोपा करता था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थशास्त्र में रक्षिण अर्थात पुलिस का उल्लेख किया गया है। एरियन ने रक्षिण को ओवरसियर तथा स्ट्रेबो ने इसे इंस्पेक्टर कहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है इसमें। तो इसमें दिया गया है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ये जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। फायान, फायान ये जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। वेनसांग ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा, ए का इसमें दूसरा सही है, बी का इसमें तीसरा सही है और सी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश से, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश से, भेनसांग यानी कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में इसमें दिया गया है कि वेनसांग के अन्य नाम चुआन च्वांग या स्वानचांग या यात्रियों के राजकुमार थे। कौन? वेनसांग। मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है। बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? ये लोमहर्ष ऋषि गुफा पे, लोमहर्ष ऋषि गुफा पे ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए। यहाँ प्राप्त गुफाओं में कर्ण चौपाड़ गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व छोपड़ी अशोक के कालीन गुफाएं हैं, जिसमें से अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, जबकि लोमर्स ऋषि गुफा ये दशरथ के समय निर्मित है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। स्थापत्य की दृष्टि से सबसे अच्छी गुफा लोमहर्ष की गुफा है। इसमें से कोई लेख इसमें खुदा नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस अभिलेख में अशोक बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का इसमें राइट आंसर होगा भाब्रू लघु शिलालेख में।
भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भाब्रू या बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है कि बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? ये भाब्रू शिलालेख में, भाब्रू लघु शिलालेख में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? ये भाब्रू से मिलता है, 13वां शिलालेख से मिलता है और 7वां शिलालेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी से। फिर उसके इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख किया गया है। भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी कि बुद्ध धर्म एवं संघ का उल्लेख है। इसके अभिलेखों पर धर्म के जिन गुणों का उत्कीर्णन करवाया गया था वे दीघ्घ निकाय के सिगालो वाद सूत्र में संग्रहित जो कि ये बुद्ध के उपदेश हैं। इन्होंने बुद्ध के साधारण गृहस्थों के लिए अनुकरणीय बताया है था। इसी के कारण इस सूत्र को गिही विनय यानी कि गृहस्थों के लिए उपदेश भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इसका आंसर ए माना था। आंसर ए यानी कि इसमें क्या माना था? भाब्रू माना था। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं, तो कहाँ से पाए गए हैं 14 शिलालेख? ये पाया गया है गिरनार में। गिरनार से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, गिरनार। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये पहला है शहबाजगढ़ी जो कि ये पेशावर जिले में स्थित है। दूसरा है मनसेहरा, ये हजारा जिले में स्थित है। फिर उसके बाद आता है तीसरा है कालसी जो कि ये देहरादून जिले में स्थित है। चौथा है गिरनार, ये काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार पहाड़ी पे है। और पांचवा है धौला धौली, ये जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। छठवां है जौगढ़, ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। सातवां है एररगुड्डी, ये जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और आठवां है सुपारा, ये जो कि महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है। फिर उसके बाद इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि धौला तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि अमात्य धर्मोपदाशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभनों के द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। फिर उसके बाद आता है कि मौर्य काल में कारीगरों का अंग क्षति करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? ये 12वां शिलालेख, 12वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 12वां शिलालेख। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक का 12वां शिलालेख से धार्मिक सामंजस्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है अशोक की किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो ये अशोक के शिलालेख 12 में, अशोक के शिलालेख 12 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, शिलालेख 12 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो? तो ये 12वें शिलालेख में कहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 12वें शिलालेख में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि रुम्मनदेई स्तंभ किसके काल का है? तो ये अशोक के काल का है, अशोक के काल का। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अशोक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रुम्मनदेई स्तंभ अशोक के शासनकाल का है। यह नेपाल की तराई में स्थित है। इस लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया और उसने यहाँ धार्मिक कर यानी कि बलि को माफ कर दिया तथा भूमि कर घटा करके 1/8 कर दिया। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अशोक के नेपाल की तराई में स्थित निगलिया में कनक मुनि एक पौराणिक बुद्ध के स्तूप को संदर्भित एवं द्विगुणित करवाया।
सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभलेख में वह बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी देता है। भाबरू यानी कि बैराट ये जो कि राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जूनागढ़। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जूनागढ़ के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का नाम उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जूनागढ़ में एक जलाशय का निर्माण हुआ था। यह कार्य पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। अशोक के समय में भी इसकी मरम्मत हुई थी। रुद्रदामन के समय में यह टूट गया था, जिसको उसने ठीक करवाया तथा जूनागढ़ लेख में उसने चंद्रगुप्त और अशोक के कार्यों का उल्लेख किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा जा रहा है कि अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में ईसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो ईसिला नामक नगर का ये ब्रह्मगिरी अभिलेख में किया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये ब्रह्मगिरी अभिलेख में ईसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के ब्रह्मगिरी अभिलेख में ईसिला नामक नगर का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिले में स्थित है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मास्की गुर्जरा नेत्तूर उदयगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक के अभिलेखों में परिषद शब्द का उल्लेख हुआ है, वह अर्थशास्त्र की मंत्री परिषद थी। फिर उसके बाद आता है कि धौली व जौगढ़ के प्रथम पृथक शिलालेखों में अशोक नगर व्यवहारिकों को आदेश देता है कि वे बिना उचित कारण के किसी को कैद अथवा शारीरिक यातनाएं न दे। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, तो ये मास्की में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मास्की में। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है कि अशोक का शेरकुन अभिलेख स्थित है। तो शेरकुन ये अभिलेख कहाँ पे स्थित है? तो सरेकुना ये अभिलेख कहाँ पे स्थित है? तो ये कंधार में है, सरेकुना। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, सरेकुना ये कहाँ पे है? कंधार में है। अशोक का सरेकुन अभिलेख ये कंधार में अवस्थित है। सरेकुन अभिलेख यूनानी आरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा के नाम के साथ प्राप्त हुआ है? तो ये कनंगनहल्ली ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कनंगनहल्ली से। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कनंगनहल्ली स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उत्कृष्ट उद्धित प्रतिमा उनके नाम के साथ प्राप्त हुई है। राजा और रानी के साथ महिला परिचारिकाओं का चित्र मिला है। ब्राह्मणी लिपि में अशोक का नाम प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष होता था। तो मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष क्या होता था? ये टकसाल का अध्यक्ष होता था। टकसाल का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। मौर्य प्रशासन में तृतीय श्रेणी के अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे। विविधता अध्यक्ष ये जो कि चरागाहों का अध्यक्ष होता था। प्रशासता ये जो कि राजकीय कागजों की सुरक्षित रखने वाला, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। फिर उसके बाद आता है देवारिक ये जो कि राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था, दवारिक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि रूप दर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुद्रा इंस्पेक्टर से संबंधित है रूप दर्शक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन, मौर्य प्रशासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी सिक्के की गुणवत्ता आदि का परीक्षण करता था। रूप दर्शक ये जो कि सिक्के की गुणवत्ता को परीक्षण करता था, जबकि टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। इस काल में निष्क ये सोने का होता था, पर्ण या करसारपण ये जो कि चांदी का होता था, मासक एवं काकड़ी ये तांबे का होता था। ये सिक्के का प्रचलन था। मौर्य प्रशासन में वन एवं उसकी संपदा का प्रमुख कुपिया अध्यक्ष होता था।
खान विभाग का प्रमुख अकाराध्यक्ष होता था। बाट मापतौल का प्रमुख पौतवाध्यक्ष कहलाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अशोक। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक दो नगरों की स्थापना करवाई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि चीनी यात्री वेनसांग ने कपिसा में अशोक के स्तूप का उल्लेख किया है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक था, वह शैव धर्म का था। मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है कि कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? ये अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अशोक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि मौर्य साम्राज्य की पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो संभावित कारण इसमें क्या था? इसमें था कि विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय को वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कि विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, इसीलिए मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक ने कभी अपने सेना भंग नहीं की, बल्कि 8वीं राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में चेतावनी भी दी कि विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का सर्वाधिक प्रमुख कारण अयोग्य उत्तराधिकारी थे। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है महत्वपूर्ण तथ्य में कि पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमाएं बनवा करके बेचते थे। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की हिंसावादी नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 99 में इसमें दिया गया है स्तंभ, अशोक के स्तंभ ये जो कि लौरिया नंदनगढ़ से संबंधित है। सांडवाली राजधानी ये जो कि रामपुरवा से संबंधित है। लोमहर सी गुफा ये जो कि बराबर पहाड़ी से संबंधित है। और छिद्र युक्त तर कूप ये जो कि रोपड़ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक स्तंभ ये जो कि लौरिया नंदनगढ़, साड़वाली राजधानी रामपुरवा, लोमर सी गुफा बराबर पहाड़ी, छिद्र युक्त तरकूप ये रोपड़ से। इसके अन्य तथ्य में दिए गए हैं कि स्मिथ के अनुसार सारनाथ स्तंभ में जिस कला का प्रदर्शन पशुओं का चित्रण है, विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं है। सारनाथ से अशोक के समय की एक पाषाण देवता वेदिका मिली है, जबकि पाटलिपुत्र की खुदाई से 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले हैं। इसमें बराबर पहाड़ी की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन से पशु उत्कीर्ण नहीं है? इसमें कौन से पशु का उत्कीर्ण नहीं किया गया है? तो इसमें वृष है, हाथी है, अश्व है, हिरण का उत्कीर्ण नहीं किया गया है।
हिरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ को सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसकी पर 4 पशुओं यानी कि गज, अश्व, बैल तथा सिंह की आकृति का उत्कीर्णन है, जिसे चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। इनके प्रतीकात्मक अर्थ के विषय में अनेक मत मिलते हैं। ब्लॉक ने इन्हें 4 हिंदू देवताओं यानी कि इंद्र, सूर्य, शिव तथा दुर्गा का प्रतीक माना है, जबकि फूसे की धारणा है कि ये पशु बुद्ध की जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं के प्रतिनिधित्व करता है। इनके अनुसार हाथी जो कि बुद्ध के गर्भस्थ होने से संबंधित है, वृष ये जो कि जन्म से, अश्व ये गृह त्याग से और सिंह ये बुद्ध का प्रतीक माना गया है। सारनाथ स्तंभ पर हिरण का उत्कीर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस शासक ने अपने आप को देवताओं का प्रिय कहलवाया? ये अशोक ने। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अशोक ने। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि श्रीलंका के उस राजा का क्या नाम है जो अशोक के समकालीन था? ये देवनाम पियतिस्सा था। देवनाम पियतिस्सा था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि श्रीलंका का राजा किस अशोक का समकालीन था? उसने अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में अशोक देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन नंबर 103 है, अशोक के किस शिलालेखों में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ये 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 13वें शिलालेख में। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग का युद्ध था और इसमें अशोक की विजय हुई। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुआ था। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख प्रकट तथा पश्चाताप व्यक्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है, तो ये शिलालेख 13 से। शिलालेख 13 से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है कि अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था? तो ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि 13वां शिलालेख संबंधित है, तो ये युद्ध से संबंधित है 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो ये धौली और जौगढ़ से। धौली और जौगढ़ से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कलिंग शिलालेख के अतिरिक्त धौली और जौगढ़ यानी कि दोनों उड़ीसा में है। धौली और जौगढ़ दोनों ऐसे ही शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिससे अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध और हिंसा के कारण जन समुदाय की क्षति को देखकर उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट किया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में आठवीं जातियों का उल्लेख किया है? ये 13वें शिलालेख में आठवीं जातियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में आठवीं जातियों का उल्लेख किया है। इस शिलालेख में अशोक आठवीं जनजातियों को धमकी देता है कि वे धम्म के मार्ग का अनुसरण करके अन्यथा परिणाम बुरा होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि मौर्यकाल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये पर्ण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पर्ण कहा जाता था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्यकालीन में राजकीय मुद्रा को पर्ण कहा जाता था तथा यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। इसके ऊपर पीपल, सूर्य, चंद्र, मयूर, बैल, सर्प आदि खुदे होते थे।
सोने के सिक्के को निष्क एवं सुवर्ण कहा जाता था। मासक एवं काकड़ी ये जो कि तांबे का सिक्का होता था। मासक चांदी के पर्ण 1/16वां भाग होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? तो ये बिंदुसार बिंदुसार ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य शासक बिंदुसार अथवा अमित्रघात आजीवक संप्रदाय को पोषक था। दिव्योदान नामक ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि उसके दरबार में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष निवास करता था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी यानी कि बिहार में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष क्रमशः दो गुफाओं यानी इसमें सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा का आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अशोक ने एक अन्य गुफा विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है इसमें अशोक के पुत्र जालौक जो कि कश्मीर के इतिहास में शैव धर्म के प्रचार तथा बौद्ध के उत्पीड़न के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अजीवक मत का समर्थक था? ये दशरथ जो कि अजीवक मत का समर्थक था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दशरथ। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य शासक दशरथ जो कि अजीवक मत का समर्थक था, उसने नागार्जुन पहाड़ी में अजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं गोपी, लोमहर्षि तथा वडिथिका वहियाक गुफा का निर्माण करवाया था। इन गुहा लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। तो भाषा कैसी थी? तो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं में आजीविकों को दान में दिया था? ये दशरथ के द्वारा दिया गया था। दशरथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दशरथ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा प्राकृत भाषा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन। अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख में, दूसरा स्तंभ लेख में और तीसरा गुहा लेख में। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान शहबाजगढ़ी है, दूसरा मनसेरा है, तीसरा कालसी है, चौथा गिरनार है, पांचवा धौली है, छठवां जौगढ़, सातवां एरारगुड्डी, आठवां सोपारा और इसमें अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मनसेरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर के खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से आरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि बताना है क्वेश्चन नंबर 115 में। तो इसका लिपि ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी लिपि है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा ब्राह्मणी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा प्राकृत भाषा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि अशोक के किस स्थान से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? ये कौशाम्बी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा कौशाम्बी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कौशाम्बी जो कि ये लघु स्तंभ लेख में अशोक की रानी को कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसी में उसके एकमात्र पुत्र अभिलेख में यानी कि तीवर का उल्लेख मिलता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि सांची एवं सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र पुंडरनगर क्षेत्र कहलाता था। अभिलेख इस क्षेत्र में महामात्रों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख किया गया है। प्राप्त अभिलेखों में सहगौरा ताम्रलेख प्रथम ताम्र अभिलेख है। इसमें भी अकाल के समय अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन करता है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? तो ये कारुवाकी की। कारुवाकी का है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कारुवाकी। फिर क्वेश्चन नंबर 119 है कि अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था? तो ये अंतियोकस द्वितीय था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा अंतियोकस द्वितीय। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के यमन 5 यमन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोकस एंटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक था। तुर्मय या तुर्माय ये जो कि टालमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। अंतकीन या एनिकीन ये एंटीगोनस गोनातास ये जो कि मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग मक मकमास एवं मेगारस ये जो कि साइरीन का शासक साइरीन का शासक अलिक सुंदर था। अलेक्जेंडर ये जो कि एपियर्स और एपियर्स का राजा था। ये कहाँ का था? एपियर्स का राजा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक के समकालीन नहीं था? तो ये डेरियस सेकंड ये जो कि अशोक के समकालीन नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है कि अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का उल्लेख किया है। तो ये शिलालेख 13 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये शिलालेख सेकंड में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा शिलालेख फर्स्ट सेकंड में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के शिलालेख सेकंड में दक्षिण भारत के 5 राजाओं यानी कि चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका ताम्रपर्णी को कहा जाता था, इसका उल्लेख दिया गया है। इसमें सभी तमिल राज्य थे और उसके साम्राज्य से बाहर थे। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। सीमावर्ती राज्यों की सूची एवं 5 सीमांत यूनानी शासकों के नाम का उल्लेख किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 123 है कि अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण करवाया गया था। तो ये अजीविकों के लिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी यानी कि बिहार में अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष क्रमशः 2 गुफाओं सुदामा गुफा और कर्प चौपार गुफा अजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम खिलवत पर्वत है। फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में 1879 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के लेखों का एक संग्रहण कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम में प्रकाशित किया है। पानगोरियार गुहालेख में अशोक का महाराजकुमार कहा गया है। तो किसमें? पान गोरारिया पानगोरारिया में अशोक के महान राजकुमार कहा गया है। परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में भी उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वत नामक राजा से सहायता ली थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है कि बराबर गुफा संबंधित है, ये अजीविकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अजीविकों से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? ये अजीवक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा अजीवक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है कि घोषिताराम कहाँ स्थित है? ये कौशाम्बी में स्थित है घोषिताराम। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कौशाम्बी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि घोषिताराम बिहार उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। इस बिहार का निर्माण कौशाम्बी के धन व्यापारी घोषित ने महात्मा बुद्ध एवं उनके अनुयायियों के निवास हेतु करवाया था। महाजनपद काल में कौशाम्बी वत्स राज्य की राजधानी थी। उदयन यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की क्या दर निश्चित की थी? तो 1/8 1/8 किया था। 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रुमनदेई स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम आया और उन्हें यहाँ धार्मिक कर यानी कि बलि को माफ कर दिया तथा भू राजस्व की दर घटा करके 1/8 कर दिया। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कि निगलीवा एवं निगाली
सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष निगाली सागर आया तथा वहां कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राजघोषाएं खुदी। फिर उसके बाद आता है कि लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, जबकि स्तंभ लेख में मुख्य रूप से धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 है कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ यानी कि प्रशासनिक विभागों का उल्लेख किया गया है। इसमें 18 18 ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 18। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थानों पर इन्होंने महामात्य की संज्ञा दी है। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री, प्रधानमंत्री और पुरोहित थे। इनका साम्राज्य अन्य अधिकारियों पर स्पष्ट नियंत्रण होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 129 है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी होता था। ये सिक्कों का परीक्षक होता था। सिक्कों का परीक्षक होता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अर्थशास्त्र में मौर्य शासन व्यवस्था का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अधीक्षक लक्षणा अध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 130 है किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जल साजों के संदर्भित किया है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन में अत्यंत विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभाजित हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। 18 तीर्थों की सूची प्राप्त होती है। कौटिल्य में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मुद्रा जालसाजों का उल्लेख किया है, परंतु उन्हें कूटा रूपकार कहा जाता है। तो कूटा रूपकार कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है कि पौतवा अध्यक्ष ये प्रभारी अधिकारी होता था। तो ये तौल मान का अधिकारी होता था। तौल मान का यानी कि माप तौल का अधिकारी होता था पौतवा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पोतवा अध्यक्ष जो कि ये माप तौल का प्रभारी अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्ययन में 28 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। गणिका अध्यक्ष ये गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। देवता अध्यक्ष ये धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष किसका होता था, तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। मौर्य युग में पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था, तो ये तौल माप का विभाग था। तौल माप का विभाग था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि मौर्य के समय समाहर्ता का क्या कार्य था। वह राजस्व संग्रह करता था। राजस्व को संग्रह करता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 134 है कि निम्नलिखित मौर्यवंशी शासकों में से किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था। तो ये जालौक जो कि कश्मीर में शासन किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कल्हड़ की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है कि अशोक के पुत्र जालौक ने कश्मीर पर शासन किया था। वह कश्मीर के इतिहास में शैव धर्म प्रचार तथा बौद्धों के उत्पीड़न के रूप में प्रसिद्ध था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि बाढ़ के हर्षचरित्र और विष्णु पुराण दोनों में बृहद की धोखेबाजी से की गई हत्या का उल्लेख मिलता है। ब्रज भूमिक गौशाला के निरीक्षक होते थे, जिनका कार्य पशुधन की देखरेख करना था। तोसली, सुवर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला प्रत्येक राज परिवार के राजकुमार के अधीन होता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है कि प्रतिवेदक का कार्य क्या था। तो प्रतिवेदक का कार्य होता था कि घटनाओं की सूचना देना। घटनाओं की सूचना देना ये प्रतिवेदक का कार्य होता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रतिवेदक का कार्य घटनाओं की सूचना देना अर्थात जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी होता था। इसका उल्लेख 6वें शिलालेख में मिलता है। फिर प्रादेशिक ये जो कि रज्जु युक्त का लेख 3रे अभिलेख में मिलता है। फिर उसके बाद आता है इतिझाखा महामात्य जो कि स्त्री महामात्य स्त्रियों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। इसका उल्लेख 12वें दीर्घ शिलालेख में मिलता है। रज्जुक जो कि अशोक के समय जनपद में न्यायिक शक्ति प्राप्त होती थी तथा दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो व्यवहारिक कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 136 है
क्वेश्चन नंबर 136 में कहा जा रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये तक्षशिला था। तक्षशिला ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। यहाँ पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। प्राचीन काल में यह चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के राजा जीवक, राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद चाणक्य, बौद्ध विद्वान वासुबंधु आदि ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह धनुर्विद्या तथा वैदिक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। गुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से ग्रहण किया था। चाणक्य यहाँ आचार्य थे। चाणक्य कौन थे? यहाँ के आचार्य थे तक्षशिला के। 405 ईस्वी में फाहियान आया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में इसे नष्ट किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 137 है कि सम्राट अशोक के न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? तो ये रज्जुक को ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। रज्जुकों को नियुक्त किया जाता था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता अपने योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व या तथा न्याय दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक के द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? तो ये कौन से कार्य किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 138 का इसमें राइट आंसर होगा राजस्व कार्य किया जाता था और न्यायिक कार्य। ये दोनों रज्जुक के द्वारा किया जाता था। ये दोनों कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो रज्जुक के द्वारा किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही आरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले प्रादेशिक, फिर रज्जुक, फिर उसके बाद युक्त आता है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख मिलता है। ये पहला है प्रादेशिक, यह जो कि मंडल का प्रधान अधिकारी या वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह होता था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। और दूसरा है रज्जुक, जो कि यह पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करता था, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार रज्जुक की स्थिति आधुनिक शासन में जिला अधिकारी के समान थी, जिसे राजस्व एवं न्याय दोनों कार्य देखना पड़ता था। फिर उसके बाद आता है युक्त। ये जो कि ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे तथा उसका लेखा जोखा रखते थे। अर्थशास्त्र में युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। वहां का वर्णन लेखाकार के रूप में किया गया है। स्पष्ट है कि ये अधीनस्थ कर्मचारी थे जिनका एक कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध करना था तथा उसे मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करना था। फिर उसके बाद प्रादेशिक और रज्जुक अपने कार्यों को युक्त नामक अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों से सहायता प्राप्त करते थे। इनका सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें प्रादेशिक आएगा, फिर उसके बाद रज्जुक और फिर उसके बाद युक्त आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है। क्वेश्चन नंबर 140 में कहा जा रहा है कि मौर्यकाल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है। तो ये कुम्भहार से ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आधुनिक पटना नगर के बुलंदी बाग में कुम्भहार के नामक स्थानों से 1912 से 14 ईस्वी में वीडी स्नूपर के द्वारा उत्खनन कराए गए थे। उससे इस राजप्रसाद के कुछ स्तंभ प्राप्त हुआ था जो आग लगने के कारण नष्ट हो गया था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है
किफायान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं के द्वारा निर्मित है। एरियन जो कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद का वर्णन करते हुए लिखा है कि इसमें भारत का महानतम शासक निवास करता था। यह कारीगरी एक आश्चर्यजनक नमूना, इसकी तुलना सूसा तथा एकबताना के राजप्रसाद से भी नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद आता है कि रामपुरवा के स्तंभ पर एक वृषभ की आकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि निम्नलिखित स्थानों से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? तो ये रामपुरवा में था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रामपुरवा। क्वेश्चन नंबर 142 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अशोक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है कि सांची के स्तूप के निर्माता थे। तो सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 143 के इसमें राइट आंसर होगा अशोक। अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 से, जितवन बिहार कहाँ स्थित है? तो ये श्रावस्ती में स्थित है, जितवन बिहार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी। उन्होंने ही सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जेतवन बिहार श्रावस्ती में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? तो शुंग वंश ने। मौर्य वंश के बाद किसके द्वारा शासन किया गया था? तो शुंग वंश के द्वारा शासन किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 एक, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य शासक था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, श्रे श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये श्रेणी के अध्यक्ष होते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। श्रेणियों के संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठीन या सेठी, श्रेष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? श्रेष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल को हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।